नमस्कार दोस्तों, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी प्रकार का डिमांड रेज किया है और ईओ ने आपका डिमांड स्टे एप्लीकेशन सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया है कि आपने 20% डिपॉजिट नहीं किया है, तो थोड़ा रुकिए। यह वीडियो आपके बहुत ही काम का और बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में क्लियर मेडी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। उन्होंने ये कहा है 20% डिपॉजिट मैंडेटरी है या नहीं है। पहला, ईओ ने मैकेनिकल तरीके से स्टे को रिजेक्ट नहीं कर सकता। आज हम इस पूरे केस को बड़ा लीगल डेप्थ और प्रैक्टिकल डेप्थ में चर्चा करते हैं। इस केस में हुआ ये था कि ईओ ने अपने असेसी ने अपना रिटर्न फाइल किया, ITR फाइल हो गया जिसमें लॉस डिक्लेयर किया, लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट के समय ईओ ने डिमांड रेज कर दिया और असेसी ने उसके बाद CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास एक अपील फाइल की, साथ ही सेक्शन 220 सब सेक्शन 6 के तहत एक स्टे एप्लीकेशन भी फाइल की। सेक्शन 220 क्या है? सेक्शन 220 कहता है अगर आपने कोई अपील पेंडिंग है तो ईओ असेसी को नॉन कर सकता है और यानी रिकवरी टेम्परेरी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है या रोक सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, ईओ ने स्टे रिजेक्ट कर दिया और रीजन क्या दिया कि आपने 20% डिपॉजिट जमा नहीं किया है। बस यही एक रीजन दिया, ना ही किसी प्रकार का कोई डिस्कशन किया, ना ही कोई एनालिसिस किया, ना किसी प्रकार की रीजनिंग दी गई। कोर्ट के पास तीन बहुत बड़े मुद्दे और सवाल थे। पहला, क्या 20% डिपॉजिट करना अनिवार्य है? क्या CBDT ऑफिस मेमोरेंडम बाइंडिंग है? क्या ईओ के पास इतना डिस्कशन है कि वो बिना डिस्कशन, बिना एनालिसिस किए, बिना रीजनिंग दिए किसी भी केस में स्टे की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है? CBDT ने एक सर्कुलर 29 फरवरी 2016 और 31 जुलाई 2017 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें उसने ये कहा सामान्यतः 20% डिपॉजिट लेकर ही स्टे दिया जा सकता है। सामान्यतः का अर्थ है कि नॉर्मल प्रोसीडिंग के कोर्स में 20% जमा करने के CBDT ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा ये ऐसा कोई अनिवार्य नियम है कि हमें 20% जमा ही करना है या ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। यही मुद्दा कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन दिए है। पहले तो ईओ का ऑर्डर इनवैलिड क्यों था? पहली बात, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था। स्टे एप्लीकेशन का ऑर्डर स्पीकिंग होना चाहिए था, जो स्पीकिंग नहीं था। कोई रीजनिंग नहीं थी और सिर्फ इस आधार पर रिजेक्शन की। 220 सब सेक्शन 6 जो पावर देता है वो डिस्क्रिशन पावर है। ईओ को पावर दी गई है लेकिन रिजिड रूल नहीं बनाया है। मतलब ये पावर देना और एक रूल बनाना दोनों में अंतर है। ईओ को ये फैक्टर्स देखने होंगे कि प्राइमा फेसी केस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। दूसरी बात, कोई ऐसी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है या सामने वाले के ऊपर, असेसी के ऊपर कोई हार्डशिप, फाइनेंशियल हार्डशिप तो नहीं हो रही है, और अपील में सक्सेस की क्या पॉसिबिलिटीज है, डिपार्टमेंट कहाँ तक जीत सकता है। ये सब देखना भी सेक्शन 220 सब सेक्शन 6 में बताया गया है। डिस्कशनरी पावर होना अलग बात है और उसको रिजिड तरीके से देखना अलग बात है। ईओ एक रिजिड रूल से नहीं देख सकता। ईओ किसी भी कीमत पे केस टू केस और फैक्ट के आधार पर ये जरूर चेक करेगा कि क्या ऐसा करने से उसके ऊपर फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही है या वो पैसा देने की स्थिति में है भी या नहीं, या हमारी अपील, हम किस लेवल पर अपील जीत पाएंगे, डिपार्टमेंट किस लेवल पर अपील जीत पाएगा, ये देखना भी ईओ का कार्य है। CBDT जो सर्कुलर होते हैं वो लॉ नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में एक गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन इसलिए है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ आपको इनकम टैक्स अधिकारी या ईओ के रूप में कैसे कार्य करना है, और उसकी एक गाइडलाइन दी गई है। CBDT इंस्ट्रक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एक क्वासी जुडिशियल पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हर केस में 20% डिमांड करना गलत है, क्योंकि हर केस के फैक्ट के बेसिस पर ही ये डिसाइड होता है कि 20% दिया जा सकता है या उससे कम या नील डिपॉजिट पर भी हम अपने केस को अलाउ करा सकते हैं। हम प्रेसिडेंट रिलाई किए, जैसे नेस्कॉम वर्सेस डिप्टी CIT। कोर्ट ने कहा कि 20% या 15% कोई फिक्स रूल नहीं है और ना ही किसी प्रकार की बाउंड्री है। ईओ को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए केस टू केस और फैक्ट के बेसिस पर उससे कितना पैसा जमा करना है। सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च वर्सेस DCIT के केस में भी स्टे रिजेक्ट करने का रीजन सिर्फ 20% नॉन पेमेंट नहीं हो सकता है। रीजन रूल ऑर्डर अनिवार्य है। आपको हर ऑर्डर में ये रीजन बताना होगा कि आप 20% से कम या ज़्यादा या 20% तक की डिपॉजिट रकम क्यों चाहते हैं।
अगर नहीं चाहते तो उस पर भी रीजनिंग आपको देनी होगी। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीडीटी सर्कुलर्स डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते और डिस्कशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अवंथा रियलिटीज लिमिटेड वर्सेस पीसीआईटी में एक कहा कि 20% रूल्स फ्लेक्सिबल है, फैक्ट के हिसाब से रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या निल भी किया जा सकता है। डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी टीडीएस के केस में स्ट्रॉन्ग केस होने पर डिपॉजिट वेव भी हो सकता है। मतलब अगर ईओ चाहे तो ये कह सकता है कि हम आपका बिना डिपॉजिट के भी आप केस लड़ सकते हैं। वाल्व्स लिमिटेड वर्सेस सीसीई के केस में स्टे ग्रांट करते समय बैलेंस होना अनिवार्य है। सामने वाले सीसी के ऊपर पास उतना पर्याप्त पैसा हो जो वो आपके पास डिपॉजिट कर सके। सीसी के ऊपर हार्डशिप नहीं हो सकती है और रेवेन्यू का प्रोटेक्शन, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ईओ को अपना ऑर्डर